कि हम सब लोग, हम सबके अंदर तो एक चेतना ही काम करती है ना कि हम समाज के लिए कुछ करें। ऐसा थोड़ा ना कि नहीं करती है, करना चाहते भी हैं। अब आपके मन में एक हिस्सा ऐसा होगा जो चाहता होगा यार अपनी जिंदगी ठीक से जी लो, बाकी छोड़ो भाड़ में जाए। ये अभी कम हावी होगा तो भी आज से 5-7 साल बाद ज्यादा हावी हो जाएगा जब आप नौकरी में आएंगे। अभी आपके मन में होगा कि मैं आईएएस बन के आईपीएस बन के क्रांति कर दूंगा, जिले को ठीक करूंगा, राज्य को सुधार दूंगा। इतिहास के 2 चरण होंगे, मुझसे पूर्व और मेरे बाद का चरण हो जाएगा, ऐसा मन में आता होगा। जब आप कलेक्टर बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके कलेक्टर बनने के साथ जितनी शक्ति आपको मिली है उतने ही माई बाप सिर के ऊपर बैठे हुए हैं, और उन माई बापों की पूरी शक्ति इसमें लगेगी कि आप खास परिवर्तन ना कर सके। छोटा मोटा ऑर्नामेंटल चेंज कर लें, ठीक है, कर दिया आपने, एक छोटी स्कीम चला दी, एक ये स्कीम की, एक वो स्कीम की, अखबार में फोटो छपे, इश्तेहार छपे, खूब उद्घाटन, खूब कैंची फीता बीता हुआ, नाम हुआ, आप खुश रहो। वो इस भाव से रखते कि हाँ बेटा खेल लो जाओ, जाओ चिंटू खेलो खेलो। पर जहां आपने कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करने का प्रयास किया जिससे उनके हितों पर चोट पहुंचेगी, वो इतने ताकतवर हैं कि आपको कहां उठा के पटक देंगे समझ में भी नहीं आएगा। और फिर आप भी कहेंगे कि मैं भी 30 साल में 46 बार ट्रांसफर हुआ हूं, मैं कहीं टिक ही नहीं पाता 4 महीने से ज्यादा। अगर किसी ब्यूरोक्रेट की जिंदगी में शान की यही एक बात हो कि मैं ट्रांसफर बार होता हूं, तो इसने किया क्या फाइनली, वो कर क्या पाया? यही ना कि मैं इतना ईमानदार हूं, जहां जाता हूं कहीं एडजस्ट नहीं होता हूं और इसे ट्रांसफर हो जाता हूं। लेकिन उसके बाद में निचोड़ क्या निकला? निचोड़ तो कुछ ही निकला। क्या इससे अच्छे वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है जो हल्का फुल्का मैनेज करते हुए कम से कम ठीक ठाक परिवर्तन कर लेते हैं? अब ये बड़ी दुविधा है, जब आप जाएंगे प्रशासन में बड़ी दुविधा है कि आप हर बात पे क्रांति करना चाहते हैं या आप सामान्य बातों पे झगड़ा किए बिना कहीं कहीं क्रांति कर देना चाहते हैं। कौन सी पॉलिसी लेके चलेंगे? ये दोनों किस्म की पॉलिसी चलती हैं। तीसरे वो हैं जिन्हें क्रांति करनी ही नहीं, उनकी क्रांति हो गई है इस बनते ही, इतनी ही करनी थी, अब तो क्रांति का भोग करना है केवल अगले 30 साल तक। तो जब आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे दबाव पड़ेंगे बहुत सारे। अब उस दबाव में सक्सेना को याद कर लीजिए, बस सीधा फार्मूला है इस कथन को समझने के लिए। सक्सेना, सक्सेना का मन करता है कि उसकी प्रमोशन हो। ध्यान है आपको सक्सेना ना? उसके मन में भी आता है कि उसके बराबर के लोग प्रमोट हो गए, वो प्रमोट नहीं हो पा रहे। जैसे ही दास साहब ने उसको केस दिया, यानी कि डीआईजी सिन्हा ने ये कहा कि दास साहब ने आपका नाम बताया है, उसके मन में पहला भाव क्या आया कि पहली बार मुख्यमंत्री ने इतना भरोसा किया है, बस इस बार ठीक से काम करूंगा तो प्रमोशन हो जाएगा। यही भाव तो आया। ये कौन सा भाव है? स्वार्थ का भाव है, स्व का भाव है, जो कि स्वाभाविक है, सब में आता है। पर जब वहां गया, सिचुएशन देखी, तो गिल्ट फीलिंग होने लगी, ब्रह्म राक्षस जागने लगा उसके अंदर का। अब जैसे ही वो मिलता है महेश से या हीरा से या रुकमा से या बिंदा से, उसके अंदर का जिम्मेदार व्यक्ति जाग उठता है, सुपर ईगो। और उसको लगता है कि अगर इनकी आह लेके अपना मैंने प्रमोशन ले लिया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और प्रमोशन की शर्त है इनकी आह लेके प्रमोशन लेना। अब दुविधा है, अगर आप इनके साथ चलेंगे तो क्रांति के रास्ते पे चलेंगे, और अपनी प्रमोशन को साधेंगे तो इन मजबूर व्यक्तियों के घर में एक व्यक्ति की हत्या हुई है, उस हत्या की लीपापोती करेंगे, तब आपको प्रमोशन मिलेगी। इसकी इच्छा दोनों है, प्रमोशन भी चाहिए और ये सपना भी कि मेरे आईपीएस होने की वजह से किसी की जिंदगी सुधर जाए, मैं ये भी करना चाहता हूं। कैसे करेगा? दिमाग का दही हो जाता है तो तय नहीं हो पाता कि नैतिक क्या है अनैतिक क्या है। एचएससी क्लास में मैं शुरुआत में ये सब महसूस करवाने के लिए एक छोटा सा बच्चों वाला एग्जांपल देता हूं, जो आईएएस के इंटरव्यू में खूब पूछते हैं कि एक तरफ प्रेमिका खड़ी है, एक तरफ मम्मी खड़ी है, लड़कियां इसको रिप्लेस कर लें प्रेमी और बाप से। एक तरफ प्रेमी खड़ा है, एक तरफ बाप खड़ा है, बाप नहीं सॉरी पप्पा खड़े हैं, पप्पा, बाप से खराब लगता है, पप्पा खड़े। ठीक, वायदे आपने किए थे, पूरे होशो हवास में किए थे, उस वायदे की वजह से दूसरा व्यक्ति अपने घर में विद्रोह करके आ गया है, अब आपको विद्रोह करना है। और आपको इस समय विद्रोह करते हुए उछल पुछल हो रही है पेट के अंदर बहुत ज्यादा। किसी तरह से मम्मी को बताया और मम्मी ने तुरंत रानी दुर्गा का रूप अवतरित कर लिया है, चंडी का रूप धारण कर लिया है। एक चंडी लेके गए थे, एक वहां मिल गई, दो हो गई। अब दोनों चंडियां तैयार खड़ी हैं एकदम।
माँ ने कहा कि अगर तूने इससे ब्याह किया तो मैं खुद को आग लगा के मर जाऊंगी। और उसने पूरा माहौल बनाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़क लिया अपने ऊपर और माचिस हाथ में, लाइटर सॉरी, और एक दो बार ऑन करके दिखा दिया कि मजाक मत समझ, जलता है, सच में जलता है। ठीक। अब बेटा दबाव में है, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, आदि आदि आदि। इधर प्रेमिका कह रही है कि अगर ऐसा माहौल बनाने से बात बनती है तो मैं बना देती हूँ, ऐसी क्या दिक्कत है। मिट्टी के तेल की बोतल एक और भी रखी हुई थी, उसने वो उठा ली, उससे भी छिड़क लिया, और लाइटर उसके पास भी है, और लाइटर वैसे भी रखती है तो उसके पास लाइटर है। अब और अब अच्छा, मिट्टी के तेल की बोतलें दो ही थी, तीन थी नहीं। इसलिए क्योंकि ऐसे में लड़का सोचता है कि मैं ही मर जाऊं, खत्म करो यार बात को, तो वो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको जीवन में। और दोनों ने टाइम लिमिट फिक्स कर दिए 1 मिनट की, कि बेटा 1 मिनट में अगर तूने हाँ नहीं बोला मुझे कि इस चुड़ैल से शादी नहीं करेगा तो मैं आग लगा लूंगी खुद को। और वो लड़की बोली कि अगर 1 मिनट में तुमने ये नहीं कहा कि इस चुड़ैल से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। और 55 सेकंड है, दोनों के लाइटर ऑन हो गए हैं एकदम, ऐसे करके पास आ रहा है। तीसरा लाइटर है नहीं, तीसरी बोतल है नहीं मिट्टी के तेल की, दोनों को बचाने का ऑप्शन है ही नहीं। 3 ऑप्शन है, इसको बचा लो, उसको बचा लो, दोनों को ना बचाओ। आपने जवाब देने में देरी कि दोनों जल के मर गई, ये हो सकता है। वो चौथा ऑप्शन नहीं है जो आप चाह रही है, वो चौथा भी नहीं, पांचवा भी नहीं। चौथा ये कि मैं समझाऊंगा बुझाऊंगा, वो सब हो गया, बुझाने का, ये समझाने का नहीं है। और बुझाने का भी थोड़ा बहुत ही बचेगा, क्योंकि जितना तेल छिड़का हुआ है ना उसके पास स्कोप ज्यादा रहेगा नहीं। और पांचवा ये कि मैं खुद मर जाऊंगा, वो ऑप्शन है ही नहीं। कुछ ऐसा सामान है ही नहीं कि आप ऐसा कुछ कर सके। आपको तो सिर्फ ये चुनना है कि ये या वो, बस। लड़कियां इसमें रिप्लेस कर लें बीएफ और पापा, गर्लफ्रेंड एंड पापा। मेरे ख्याल लड़कियों को दुविधा कम रहेगी इस मामले में। किसको आप बचाएंगे? पापा, सीधी सी बात है, पापा। कोई दुविधा ही नहीं है। मतलब 1 सेकंड से भी हजारवां हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा पापा, इसमें क्या सोचना है, किसको भाई? पापा, पापा। कोई दुविधा ही नहीं इन लोगों को, देखिए। आचार्य भृगु ने सिद्धांत दिया है कि इसी को बेवफाई कहते हैं। बहुत बढ़िया। और लड़के लोग भाई किसको बचाओगे? ये तो रिएक्शन में जवाब दे रहे हैं। अगर रिएक्शन ना होता तो ये इतने मम्मी मम्मी को ध्यान देने वाले लोग नहीं है। वरना ये बोलते मम्मी आप तो वैसे भी 60 साल की हो गई हो, एवरेज के हिसाब से 8 ही साल बचे आपके पास, ये तो बेचारी 22-23 की ही है, तो मैं कैसे इसका जीवन ले सकता हूं। तो अब ये नैतिक दुविधा है, इसमें आप रेखा गणित के रास्ते से उत्तर निकाल नहीं पाएंगे। इसमें कोई भी ऐसा समाधान नहीं है जो एब्सोल्युटली सही हो, ऑब्जेक्टिवली सही हो। आप दोनों में से जो भी फैसला करेंगे उसके पक्ष में पर्याप्त तर्क है, उसके विपक्ष में भी पर्याप्त तर्क है। इसलिए एथिक्स की दुनिया में सब्जेक्टिविटी रहेगी ही रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी आ नहीं सकती, ये उसका सच है।